हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। वेरी गुड इवनिंग। होप आप सभी अच्छे होंगे, ऐसी उम्मीद करता हूँ। आज का हमारा जो विषय रहेगा, जो टॉपिक रहेगा, वो रहेगा हमारा जो एनसीईआरटी जो इकोनॉमिक्स है, जो स्कूल लेवल का जो हमारा इकोनॉमिक्स है, वहाँ से जो एमसीक्यूज़ पूछे जाते हैं, जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हैं, जो सर्विसेज के लिए एग्जामिनेशंस होते हैं, वहाँ पर ये जो क्वेश्चंस हैं ये पूछे जाते हैं। जैसे कि जो क्वेश्चन नंबर 1 है, जो पहला क्वेश्चन है, ये हमारा MPPSC मीन्स जो मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन है, वहाँ पर ये पूछा गया था 2010 में। तो इसी तरीके से जो एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स है, जो स्कूल लेवल का इकोनॉमिक्स है, ये जो स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत ही बेसिक चीज़ हो सकती है, क्योंकि वो ऑलरेडी इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए बहुत ही ये जो है जनरल चीज़ हो सकती है। बट जब कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में ये चीज़ें पूछी जाती हैं तो वहाँ पर ये बहुत ही जो है इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं, बिकॉज वो एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ते हैं, वो बहुत ही वैरायटी जो है ऑफ सब्जेक्ट्स जो है स्टडी करते हैं एट द सेम टाइम, एट द सेम साइमल्टेनियसली। ठीक है, तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं फिर। ठीक है, तो इसको हम सीरीज़ में तब्दील करने की कोशिश करेंगे कि एनसीईआरटी के जो एमसीक्यूज़ हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इंडियन इकॉनमी जो है बहुत ही जो इंट्रोडक्टरी लेवल के जो क्वेश्चंस हैं, पहले हम इंडियन इकॉनमी से लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद देखते हैं नेशनल इनकम अकाउंटिंग है, या फिर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, पब्लिक इकोनॉमिक्स है। तो इस तरीके से हम उनको क्लासीफाई करके रखेंगे ताकि हमें ये भी पता लग सके कि कौन सा क्वेश्चन जो है वो किस इकोनॉमिक्स की किस ब्रांच से जो है वो रिलेट करता है। ठीक है, तो इससे भी काफ़ी जो है मदद मिलती है, सहूलियत मिलती है। ठीक है, तो विदाउट एनी फर्दर डिले इसको हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो 4-5 क्वेश्चन से अधिक जो है वो हम कंसिडर नहीं करेंगे एक क्लास में, क्योंकि अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट को समझने के लिए जो है उसमें थोड़ा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत होती है। ठीक है, खाली राइट कर दिया किसी भी जो है ऑप्शन के आगे, तो उससे क्या होता है कि उसके साथ अंडरस्टैंडिंग जो है वो नहीं बन पाती है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा जो मानना है, जो ख्याल है, वो क्या है कि एक्सप्लेन करना जो है वो इम्पॉर्टेंट है, ताकि उसके साथ अंडरस्टैंडिंग बन सके। ठीक है, तो इसलिए वीडियो की जो लेंथ है वो शॉर्ट रखने के लिए हमने 4-5 क्वेश्चन ही एक क्लास में कंसिडर किए हैं। ठीक है जी, तो इस तरीके से हम यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स के भी कुछ एमसीक्यूज जो हैं वो लाते रहेंगे, कोशिश करेंगे। तो आज हम पढ़ रहे हैं इंडियन इकॉनमी में जो एनसीईआरटी जो इकोनॉमिक्स है, जो स्कूल लेवल का इकोनॉमिक्स है, वहाँ से पूछे जाने वाले इंडियन इकॉनमी से रिलेटेड जो एमसीक्यूज हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है हमारा, हु इज़ रिगार्डेड एज फादर ऑफ द मॉडर्न इकोनॉमिक्स। तो मॉडर्न इकोनॉमिक्स का जो फादर है, जो पिता है, वो उन्हें यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे मार्शल है, रॉबिन्स है, कीन्स है, एडम स्मिथ है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा एडम स्मिथ। एडम स्मिथ जो है वो कंसिडर किए जाते हैं कि वो फादर ऑफ द मॉडर्न इकोनॉमिक्स है। अब उसके पीछे रीजंस हैं। रीज़न क्या है कि पहले जान लेते हैं कि 1723 में इनका जन्म होता है और इनका जीवन काल जो है 1790 तक ये जीवित रहते हैं। ठीक है, उस बीच में 1776 में इन्होंने बहुत ही इनकी एक पुस्तक आई जिसका नाम था एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड द कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन। तो ये जो किताब थी ये बहुत ही अपने आप में जो है बहुत ही फेमस ये पॉपुलर बुक है। इसको आप पहले कुछ अक्षर ही आप इसके टाइप करेंगे तो तुरंत एकदम नाम आपको सर्च इंजन पे मिलेगा। ठीक है, तो इसमें एक इनविजिबल हैंड के बारे में, मतलब फ्री मार्केट फोर्सेस के बारे में इसमें बात की गई है। अब यहाँ पर इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो एडम स्मिथ हैं, जैसा हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया कि ऑटार्की इक्विलिब्रियम क्या है। ऑटार्की इक्विलिब्रियम जो है वो एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पे एक कंट्री या एक कोई नेशन है या कोई अर्थव्यवस्था है किसी देश की, उसमें उनका इंटरनेशनल ट्रेड एंड फाइनेंसेस में कोई भी रोल नहीं होता। वहाँ पर इंटरनेशनल ट्रेड जो है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो है वो क्या होता है, एब्सेंट होता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि अपना ही डिमांड एंड सप्लाई का जो एक
जो कंडीशन है उसको मेंटेन करके रखना, वही कहलाता है ऑटार्की इक्विलिब्रियम, जहाँ पर आप खुद अपने रिसोर्सेज खर्च करके उसको प्रोड्यूस करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं अपने रिसोर्सेज या इनपुट्स दे करके, और फिर आप जो है उसको प्रोड्यूस करते हैं, और उसका जो कंजप्शन है वो भी नेशनल लेवल पर ही होता है। ठीक है, तो इस तरीके से। बट यहाँ पर एडम स्मिथ का रोल इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये सबसे बड़े ओपोनेंट थे, मीन्स उसका विरोध उन्होंने किया, ऑटार्की के जो आसपास की जो पॉलिसीज थी उसको उन्होंने विरोध किया, जैसा हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया था, पिछले लेक्चर में, कि ऑटार्की इक्विलिब्रियम या ऑटार्किक जो पॉलिसीज हैं उसके सबसे बड़े जो पहले जो ओपोनेंट्स थे उनमें से जो मेजर ओपोनेंट्स थे उसमें एडम स्मिथ एंड डेविड रिकार्डो जो है जाने जाते हैं, क्योंकि उन्होंने फ्री मार्केट के बारे में बात की। ठीक है, मीन्स इंटरनेशनल ट्रेड भी होना चाहिए। ठीक है, तो वहाँ पर ये चीज़ इम्पोर्टेंट है कि जो एडम स्मिथ है उन्होंने क्या किया, फ्री मार्केट के वो प्रोपोनेंट थे। प्रोपोनेंट का मतलब है कि किसी चीज़ के सपोर्ट में व्यूज देना, प्रेजेंस दर्ज करना, और ओपोनेंट का मतलब है कि उसको ओपोज करना, मीन्स उसको विरोध में उसके जो है अपना व्यूज दर्ज करना। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ इंपॉर्टेंट है। तो एडम स्मिथ की जो बुक थी उसका नाम था एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड द कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन। तो ये आप जो है मंगा सकते हैं या फिर आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगी, आप इसको PDF के फॉर्मेट में भी स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, तो बट बेहतर जो है वो एक फिजिकल बुक जो है जो वो ज़्यादा बेहतर होती है। ठीक है, मेरा मानना ये है। तो ये था 1776 में। तो ये फ्री मार्केट के जो है प्रोपोनेंट थे, जहाँ पर एक इनविजिबल हैंड, मीन्स जो अनसीन एक मार्केट फोर्सेस हैं वो खुद ब खुद जो है चीज़ों को जो है वो क्या करते हैं, इक्वलाइज करते हैं, उसको मैनेज करते हैं, बैलेंस करते हैं। तो ये एक उसके फ्री मार्केट के, या कहीं लेजिस फेयर। लेजिस फेयर का मतलब है कि जहाँ पर जो स्टेट का रोल है, स्टेट का रोल मतलब क्या है कि जो गवर्नमेंट का रोल है वो एब्सेंट होता है। लेजिस फेयर मतलब कंप्लीट जो है मार्केट इकोनॉमी है जहाँ पर गवर्नमेंट की कोई भी हस्तक्षेप नहीं है, उसको हम क्या कहते हैं, लेजिस फेयर। ठीक है, दूसरा हमारा क्वेश्चन है, विद रिगार्ड to the difference between micro and the macroeconomics, which of the following statements is or are correct? तो माइक्रो इकोनॉमिक्स या मैक्रो इकोनॉमिक्स, जनरली जो हमारा इकोनॉमिक्स है उसको हमने दो भाग में जनरली क्लासिफाई किया जाता है, एक तो माइक्रो हो गया, दूसरा मैक्रो हो गया। माइक्रो जो है वो एक एरिया स्पेसिफिक हो जाता है, जैसे कोई इंडस्ट्री है उसके आउटपुट को मेजर करना, मीन्स ये माइक्रो लेवल पे हो गया, छोटे लेवल पे हो गया। ठीक है, एक एरिया स्पेसिफिक हो गया। बट मैक्रो लेवल पे क्या है, एक पूरे नेशन वाइड जो है एक मेजरमेंट है। ठीक है, जिसको हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में रूप में देखते हैं, जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें कुछ दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, दो स्टेटमेंट में से कौन सा सही है, या दोनों सही है या दोनों ही गलत है। इस तरीके के क्वेश्चंस भी हमें जो है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस पे देखने के लिए मिलते हैं, इस तरीके का फॉर्मेट। तो पहला स्टेटमेंट हमारा है, in macroeconomics aggregate output of goods and services at the level of the nation is measured, whereas in microeconomics individual factors of production are studied. ठीक है, दूसरा हमारा है, मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज आर परस्यूड बाय द स्टेट इटसेल्फ और स्टैट्यूटरी बॉडीज लाइक द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI, whereas policies concerning microeconomics are pursued by individual agents only. तो यहाँ पर इसका मतलब है, पहली जो स्टेटमेंट है उसका मतलब है कि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो क्या है कि एग्रीगेट आउटपुट ऑफ गुड्स है, मतलब नेशन वाइड जो मेजरमेंट है, पूरे नेशनल लेवल पर जो आप पूरी अर्थव्यवस्था का मेजरमेंट कर रहे हैं वो क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पर है। बट जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो एक एरिया स्पेसिफिक है, वो किसी एक इंडस्ट्री, एक जो है फर्म का जो है आउटपुट है, वो उस तरीके को हम क्या कहते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो यहाँ पर हमारा जो स्टेटमेंट है, यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ओनली 1, बी ओनली 2, सी में बोथ 1 and 2 दोनों हैं, और डी में नाइदर 1 नॉर 2, मतलब दोनों में से कोई भी नहीं है। तो यहाँ हमारा स्टेटमेंट होगा ओनली 1, ये हमारा सही होगा। पहला जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है,
एक्यूरेट है। इन मैक्रो इकोनॉमिक्स एग्रीगेट आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एट द लेवल ऑफ नेशन इज मेजर्ड, whereas in microeconomics individual factors of production are studies। जैसा मैंने बताया कि इंडिविजुअल लेवल पे एक एरिया स्पेसिफिक जो है वो क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में उसको हम कंसीडर करते हैं। बट मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो वास्ट है, वो पूरे नेशन वाइड है, वो एग्रीगेट आउटपुट है, ठीक है, एग्रीगेट है। तो यहाँ पर हमारा होगा ओनली वन स्टेटमेंट जो है, पहला स्टेटमेंट हमारा सही होगा। दूसरे स्टेटमेंट में क्या है, ये गलत स्टेटमेंट है जिसमें कहा गया है मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज आर परस्यूड बाय द स्टेट। स्टेट क्या है? मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी स्टेट मतलब कोई राज्य जो है इनको जो है चलाता है या इनको मैनेज करता है या ड्राफ्ट करता है, तो वो कंप्लीटली रॉन्ग है, गलत है ये। whereas policies concerning microeconomics are pursued by individual agents। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारा, which of the given pairs of personality and associated field is not correctly matched। तो यहाँ पर हमें ये देखना है कि कौन सा जो है मैच इसमें जो है वो करेक्ट नहीं है। तो पहला एडम स्मिथ मॉडर्न इकोनॉमिक्स, जैसा हमने ऊपर स्टडी किया कि एडम स्मिथ जो है ही इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ द मॉडर्न इकोनॉमिक्स, तो ये तो बिल्कुल सही है, ठीक है जी। तो पहला तो नहीं हो सकता। जॉन मेनार्ड कीन्स का काम जो है वो नेशनल लेवल पर है, मीन्स मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब हम 1930s का जो रिसेशन है हम उसको या तो यूरोपियन कॉन्टेक्स्ट में स्टडी करें क्योंकि ये बहुत बड़े पैमाने पर रिसेशन या डिप्रेशन था, या फिर हम इसको यूएसए के कॉन्टेक्स्ट में करें, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो हम बिना जॉन मेनार्ड कीन्स के इसको हम बिना जॉन मेनार्ड कीन्स को हम 1930s का जो डिप्रेशन था या रिसेशन था उसको हम स्टडी नहीं कर सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि जॉन मेनार्ड कीन्स का नाम न आए जब हम रिसेशन या डिप्रेशन को स्टडी कर रहे हो, क्योंकि इन्होंने बहुत ही रेवोल्यूशनरी उसमें काम किया था, ठीक है। और जॉन मेनार्ड कीन्स ने जो स्टेट का रोल है उन्होंने कंप्लीटली मतलब शॉर्ट रन की इकॉनमी के बारे में उन्होंने बात की कि हम शॉर्ट रन की इकॉनमी जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बजाय कि लॉन्ग रन पे। तो शॉर्ट रन पे जो जो हमें शॉर्ट पीरियड के लिए जो जो हमें छोटी छोटी रिमेडीज़ और जो हमें टूल्स एंड जो हमें पॉलिसीज़ जो चाहिए वो हमें शॉर्ट रन पर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है, ज़्यादा इम्पॉर्टेंस उनकी होती है। लॉन्ग रन पे क्या होगा वो आप बाद में हम उसको बाद में भी उसको हम देख सकते हैं। तो शॉर्ट रन पे जो है वो उनका ज़्यादा कंसर्न रहा है, ठीक है। तो इसलिए जॉन मेनार्ड कीन्स का जो है 1930s का जो ग्रेट डिप्रेशन का जो पीरियड था, ठीक है, उसमें जॉन मेनार्ड कीन्स का जो रोल है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर ये भी नहीं हो सकता, ये भी सही है, ऊपर ए भी सही है, बी भी सही है। अब इसमें फिजियोक्रेट्स ऑफ फ्रांस है, इसमें इन्होंने मैच किया है सोशल इकोनॉमिक्स। सोशल इकोनॉमिक्स क्या है? सोशल इकोनॉमिक्स हमारी जो है सामाजिक जो चीज़ें हैं उसके अंदर, जैसे कि सोशल इकोनॉमिक्स में हमारा क्या आता है कि जो सोशल फैक्टर्स हैं, जैसे सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे हमारे देश में कास्ट एक सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं, तो उसमें क्या होता है कि जो उसमें जो वेरिएबल्स हैं तो वो कैसे जो है डिमांड एंड सप्लाई को जो है अफेक्ट करते हैं, उसको डिस्टर्ब करते हैं, तो वो क्या है हमारे सोशल फैक्टर्स हैं। तो वो कहाँ पे हमारे आते हैं? वो आते हैं हमारे सोशल इकोनॉमिक्स के अंदर, ठीक है। तो फिजियोक्रेट्स का मतलब जो है यहाँ पर क्या होता है? फिजियोक्रेट्स का मतलब होता है कि जो फ्रांस थे, फिजियोक्रेट्स ऑफ फ्रांस का मतलब है कि फिजियोक्रेट्स ऑफ फ्रांस का मतलब है कि एक ग्रुप था जो है फिजियोक्रेट्स ऑफ फ्रांस मतलब एक ग्रुप था इकोनॉमिस्ट का, जहां पर वो सिर्फ एग्रीकल्चर को मेन सोर्स ऑफ आउटपुट जो है कंसिडर करके चलते थे। वो कहते थे, उनका मानना ये था कि जो एग्रीकल्चर है वही सबसे मेन जो है वो सोर्स ऑफ आउटपुट है, बाकी जो और जो मार्केट इंडस्ट्री मार्केट है या फिर उससे रिलेटेड जो हमारा इंडस्ट्रियल लेवल पर जो आउटपुट है उसको वो ज़्यादा कंसिडर नहीं करते थे, जो उनको कहा जाता था फिजियोक्रेट्स ऑफ फ्रांस। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट करके रखेंगे और विस्तार से पढ़ने के लिए आप जो है सर्च इंजन पर भी इसको स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। तो फिजियोक्रेट्स ऑफ फ्रांस जो है वो क्या है? एक ग्रुप था
फ्रांस के कुछ इकोनॉमिस्ट का, अर्थशास्त्रियों का, जो कि एग्रीकल्चर को मेन सोर्स ऑफ आउटपुट कंसिडर करते थे। ठीक है जी। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा सी यहाँ पर। तो यहाँ पर ये मैच जो है बिल्कुल सही नहीं है। इसको इन्होंने मैच किया है सोशल इकोनॉमिक्स से। सोशल इकोनॉमिक्स के अंदर हमारे सोशल इंडिकेटर्स होते हैं, सोशल वेरिएबल्स होते हैं जो कि डिमांड एंड सप्लाई को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है मिक्स्ड इकोनॉमी मीन्स एन इकोनॉमी वेयर, पहला ऑप्शन है बोथ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री आर इक्वली प्रमोटेड बाय द स्टेट, मतलब बोथ एग्रीकल्चर सेक्टर और दूसरा जो है हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है दोनों को प्रमोट करता है स्टेट के द्वारा, मतलब गवर्नमेंट के द्वारा। तो पहला तो ये है। दूसरा है देयर इज को एग्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर अलोंग विद द प्राइवेट सेक्टर। अलोंग विद मतलब साइमल्टेनियसली पब्लिक सेक्टर भी एग्जिस्टेंस में है, प्रेजेंस में है। पब्लिक सेक्टर का मतलब क्या है? गवर्नमेंट सेक्टर, जैसे हमारे यहाँ होता है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज जिसमें मिनी रत्न, महारत्न आपने स्टडी किया होगा। ठीक है, तो ये क्या है? PSUs हैं। तो ये पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज जो हैं हमारे मेन जो हैं ये पब्लिक सेक्टर के जो हैं ये इंजन्स हैं। ठीक है, ग्रोथ के इंजन्स हैं। यहाँ पर क्या होता है कि ये गवर्नमेंट के अंडर होते हैं, इसमें ज़्यादा शेयर जो होते हैं वो सरकार के पास होते हैं। तो सारा जो मैनेजमेंट होता है, यहाँ तक कि रिक्रूटमेंट जो होता है वो सारा सरकारी लेवल पे होता है, सरकार उसके प्रबंधन को संभालती है। ठीक है, तो इसमें जो लोग काम करते हैं, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो सरकारी एम्प्लॉयज़ कहलाते हैं। ठीक है जी, तो इनको हम पब्लिक सेक्टर के अंदर ये सारे आते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर के। और जो प्राइवेट जो होता है वो हमारा कैपिटलिज्म होता है, जिसे हम प्राइवेट कैपिटलिज्म भी कह सकते हैं। हालांकि एक कॉन्सेप्ट जो है हम और देख सकते हैं, अगर हम चाइना की इकोनॉमी को स्टडी करेंगे तो हम पाएंगे कि वहाँ पर क्या है? स्टेट ऑन कैपिटलिज्म है। स्टेट ऑन कैपिटलिज्म का मतलब है जहाँ पर सरकार जो है वो खुद इंडस्ट्रीज को या कैपिटलिस्ट सिस्टम को जो है संभालती है। तो वहाँ पर क्या है? प्रैग्मेटिक सोशल मार्केट सिस्टम है। प्रैग्मेटिक का मतलब है कि कुछ इंडस्ट्रीज को उन्होंने कंसिडर किया है कि किन इंडस्ट्रीज को गवर्नमेंट के अंडर रखना है, किस इंडस्ट्रीज को जो है इंटरनेशनल ट्रेड की प्रतिस्पर्धा में या कंपटीशन में रखना है। ठीक है, तो वो जो है प्रैग्मेटिक सोशल मार्केट सिस्टम है। ठीक है, चाइना के संदर्भ में ये चीज़ आती है। तो वहाँ पर प्राइवेट कैपिटलिज्म नहीं है। तो ये प्राइवेट कैपिटलिज्म क्या है? ये प्राइवेट ओनरशिप है, जहाँ पर जैसे कि हमारे यहाँ पर रिलायंस है, अदानी ग्रुप, अदानी विल्मर ग्रुप है। तो ये क्या है? सारे प्राइवेट कैपिटलिज्म के एक जो है कॉन्टेक्स्ट की चीज़ें हैं, रिफ्लेक्शन है। ठीक है, तो तीसरा जो हमारा स्टेटमेंट है देयर इज इंपॉर्टेंस ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज अलॉन्ग विद हैवी इंडस्ट्रीज, मतलब जहाँ पर स्मॉल छोटे पैमाने की इंडस्ट्रीज हैं और दूसरे बड़े पैमाने की इंडस्ट्रीज हैं। ठीक है, जो कि बड़ी बड़ी चीज़ें मैन्युफैक्चरिंग करती हैं। तीसरा हमारे चौथा जो स्टेटमेंट है इस क्वेश्चन में, इकॉनमी इज कंट्रोल्ड बाय द मिलिट्री एज वेल एज सिविलियन रूलर्स। तो मतलब जहाँ पर जो 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 सिटीजन ऑफ द कंट्री हैं वो रूल करते हैं, या फिर जो है उसके साथ साथ मिलिट्री भी उसको रूल करती है। तो इन चारों स्टेटमेंट में से जो सही स्टेटमेंट होगा मिक्स्ड इकोनॉमी को जो सही जो एक्सप्लेन कर रहा है वो होगा हमारा बी स्टेटमेंट। तो ये तीनों जो हैं गलत हैं। बी स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है। देयर इज को एग्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर अलोंग विद द प्राइवेट सेक्टर, जहां पर आपका गवर्नमेंट मतलब जो हमारे जो इंडियन इकॉनमी है, जब हम उसको स्टडी करेंगे तो हम पाएंगे कि यहाँ पर दोनों ही सेक्टर जो है मौजूद हैं। दोनों सेक्टर्स का जो है इंपॉर्टेंस है, दोनों का रोल है। जहाँ पर हमें प्राइवेट ओनरशिप का जो राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी है, जो कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किस में आता है? कॉन्स्टिट्यूशनल राइट में आता है, आर्टिकल इसको मैं लिख देता हूँ, हालांकि ये जो है इंडियन पॉलिटी में जो है पढ़ाया जाता है, बट फिर भी। तो आर्टिकल हमारा 300A ये जो है ये हमारा किस में आता है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी, राइट टू एक्यूमुलेट द प्राइवेट प्रॉपर्टी, ये किस में आता है? कॉन्स्टिट्यूशनल राइट में आता है,
आर्टिकल 300A। तो आई थिंक 1978 में शायद इसको अमेंडमेंट किया गया था, उससे पहले ये फंडामेंटल राइट्स में आता था कि प्राइवेट प्रॉपर्टी को जो है एक्यूमुलेट करने का राइट फंडामेंटल राइट है कॉन्स्टिट्यूशन में। बट उसके बाद ये अमेंडमेंट करके आर्टिकल 300A बनाया गया, जिसमें इसको फंडामेंटल में से निकाल के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट में कर दिया गया कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी की ओनरशिप है या राइट टू एक्यूमुलेट द प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, न कि फंडामेंटल राइट है। ठीक है, तो ये जो है हमारा आर्टिकल 300A में आता है। ठीक है जी, तो इस तरीके से यहां पर पब्लिक सेक्टर का भी रोल है और प्राइवेट प्रॉपर्टी एक्यूमुलेट करने का भी राइट है। ठीक है, तो ये मिक्स्ड इकोनॉमी का एक जो है सही एक्सप्लेनेशन है। Now, question number 5 is that with reference to the types of economies, which of the following statements are incorrect? तो इसमें टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज के हिसाब से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो गलत यहाँ दी गई है, तो वो हमें फाइंड आउट करनी है, मार्क करनी है। पहली जो स्टेटमेंट है उसमें कहा गया है इन ए सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी the government or the central authority plans all the important activities in the economy। अब सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी क्या है? ये एक तरीके की कमांड इकोनॉमी है। ठीक है जी, कमांड इकोनॉमी का मतलब है जैसा आप देखते हैं कि जो सोवियत यूनियन जो एक सिस्टम था, जो कम्युनिस्ट इकोनॉमी का एक जो है रूप है। ठीक है, तो वहां पर आप देखेंगे कमांड इकोनॉमी है। कमांड इकोनॉमी का मतलब क्या है कि वहां पर सब चीजें गवर्नमेंट जो है अपने हिसाब से प्लान करती है कि व्हाट टू प्रोड्यूस और हाउ टू प्रोड्यूस। ठीक है, कितना प्रोड्यूस करना है वो सारी चीजें वही डिसाइड करते हैं। तो वो क्या है, एक तरीके का सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी है, जो कि कमांड इकोनॉमी भी उसे हम बोल सकते हैं, बुला सकते हैं। तो वहां पर द गवर्नमेंट ऑफ द सेंट्रल अथॉरिटी प्लान्स ऑल द इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज इन द इकोनॉमी। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, इसको हम गलत नहीं कह सकते। दूसरा हमारा जो है इन मार्केट इकोनॉमी द सेंट्रल प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग हाउ मच एंड व्हाट टू प्रोड्यूस आर सॉल्व्ड थ्रू द कोऑर्डिनेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज ब्रॉट अबाउट द प्राइस सिग्नल। अब मार्केट इकोनॉमी मतलब एक कैपिटलिस्ट और प्राइवेट इकोनॉमी के अंदर वहां पे क्या होता है, डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से जो है इक्विलिब्रियम फाइंड आउट होता है और वही जो है प्राइस डिटरमिन होते हैं। उसके हिसाब से इकोनॉमिक एक्टिविटीज के हिसाब से ही सारी चीजें डिसाइड होती हैं। तो दूसरा भी हम नहीं कह सकते हैं कि ये स्टेटमेंट गलत है। तीसरा, इन ए मिक्स्ड इकोनॉमी सोसाइटी हैज नो प्राइवेट प्रॉपर्टी सिंस एवरीथिंग इज ओन्ड बाय द स्टेट। तो यहां पर तीसरा जो स्टेटमेंट है वो हमारा इनकरेक्ट होगा। डी भी देख लेते हैं हम एक बार। इन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी परचेजिंग पावर डिटरमिन्स द प्रोडक्शन एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी मतलब जो हमारी प्राइवेट जो अर्थव्यवस्था है, ठीक है, उसमें क्या है, निजी अर्थव्यवस्था के अंदर क्या है, कैपिटलिस्ट सिस्टम में क्या है, परचेजिंग पावर, आपकी पॉकेट कितना अलाउ करती है उसी हिसाब से आप डिमांड करेंगे। ठीक है, कि रिलेटिव प्राइसेस क्या हैं तो आप जो है दूसरी तरफ स्विच करेंगे। सब्स्टिट्यूशन रेट जो है वो उस तरीके से जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा उसमें। ठीक है, तो परचेजिंग पावर जो है वो डिटरमिन्स करेगी प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स। ठीक है जी, तो यहां पर जो इसमें ये भी गलत है, ये भी गलत, ये भी गलत। जो राइट आंसर है, जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है कि मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर सोसाइटी डज नॉट हैव राइट टू एक्यूमुलेट दी प्राइवेट प्रॉपर्टी। मतलब प्राइवेट प्रॉपर्टी आप नहीं रख सकते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए कि आप लैंड की ओनरशिप चाहते हैं, बट उसमें क्या है, कमांड इकोनॉमिक सिस्टम में क्या है, गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। बट मिक्स्ड इकोनॉमी जहां पर प्राइवेट भी है और जहां पर आपका पब्लिक सेक्टर भी है। पब्लिक में क्या है कि स्टेट जो है वो इंपॉर्टेंट जो है अपना कुछ पॉलिसीज और इस तरीके से बैलेंस बनाने के लिए वो अपना जो है रोल जो है उनका इंपॉर्टेंट होता है। और प्राइवेट में क्या है, जैसे हमारे ये प्राइवेट जो है उद्योग धंधे हैं तो वहाँ पे प्राइवेट प्रॉपर्टी हमें रखने का भी अधिकार है। या जैसा मैंने ऊपर आपको बताया कि आर्टिकल 300A जो है वो क्या है, राइट टू प्रॉपर्टी है। मतलब प्राइवेट ऑनरशिप, प्राइवेट प्रॉपर्टी की ऑनरशिप हम कर सकते हैं, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है जो आर्टिकल 300A में आता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में।
ठीक है। तो ये मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर प्राइवेट प्रॉपर्टी का राइट नहीं है सोसाइटी के पास या किसी भी इंडिविजुअल के पास, ये स्टेटमेंट बिल्कुल इनकरेक्ट है। ठीक है जी। तो ये हमारे 5 क्वेश्चन जो हैं ये इंपॉर्टेंट हैं, और इसी तरीके से 4-4, 5-5 क्वेश्चंस को हम हर क्लास में जो है MCQs की सीरीज़ में हम कवर करने की कोशिश करेंगे, और इसे हम कंटिन्यू रखने की कोशिश करेंगे ताकि इससे स्टूडेंट्स को और जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं उनको थोड़ी मदद मिल सके। ठीक है। सो मिलते हैं इसी तरीके के नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।